हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। आज हम फलन चैप्टर पढ़ेंगे जो 12th में तथा 11th में दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। आगे भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे फलन को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। फलन एक तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई सेट ए और सेट बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी में इस प्रकार परिभाषित है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ए सेट बी का इस प्रकार फलन दिया जा सकता है। सेट ए से सेट बी में इस प्रकार परिभाषित है। जैसे कोई डायग्राम बनाकर हम समझाएंगे। जैसे कोई सेट ए है, सेट बी है, ये सेट ए से सेट बी में इस प्रकार परिभाषित है। इसमें सेट में हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी, यहाँ पर एक्स वाई जेड यू बी कुछ भी मान सकते हैं। सेट ए का अवयव एक्स के साथ संबंधित है, सेट बी का अवयव वाई के साथ संबंध है, सेट सी का अवयव जेड के साथ संबंध है। इसी प्रकार एग्जाम्पल हम और भी लेंगे। जैसे एक डायग्राम और बनाएंगे। सेट ए में वही ए बी सी डी हम मान लिया, ए बी सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए एक्स वाई जेड यू कुछ भी मान लिया। यहाँ पे ए अवयव एक्स के साथ संबंधित है, ए अवयव वाई के साथ संबंधित है, बी अवयव जेड के साथ संबंधित है, सी अवयव यू के साथ संबंधित है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ये सभी संबंध है और ये सभी संबंध जो है फलन है कि नहीं है, पहले तो हम इस चीज़ को जानेंगे। इसके बाद जो है इसमें जो भी अंतरक्षेपी आच्छादक वगैरह, इसमें प्रांत सह प्रांत, हम डोमेन वगैरह सह डोमेन वगैरह सब निकालेंगे यहाँ पे, कोडोमेन वगैरह। तो यहाँ पर ए बी इस प्रकार परिभाषित है, ए बी सी डी। यहाँ पर एक्स वाई जेड मान लिया ये इससे संबंधित है। ए से ए का संबंध एक्स के साथ है, बी का संबंध भी एक्स के साथ है, सी का संबंध वाई के साथ है, डी का संबंध जेड के साथ है। अगला हम देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगला एक्स वाई जेड हमने वही मान लिया। एक्स का संबंध सेट ए में अवयव एक्स वाई जेड हैं और बी में मान लिया वही ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। इसका संबंध एक्स का ए के साथ है, वाई का संबंध बी के साथ है और जेड का संबंध सी के साथ है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डी छूट रहा है। यहाँ पर ए का संबंध एक्स और वाई के साथ है, यहाँ पर ए बी सी डी सभी का संबंध एक्स वाई जेड के साथ है, एक्स ए और बी का संबंध एक्स के साथ है। तो यहाँ पर एक्स का संबंध ए के साथ, वाई का संबंध बी के साथ और जेड का संबंध सी के साथ। यहाँ पर डी छूट रहा, कोई दिक्कत नहीं। इधर जो अवयव ए होता है इसका सभी का संबंध बी के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर डी का संबंध नहीं है, तो ये संबंध, ये फलन, ये संबंध जो दिया गया ये फलन नहीं है, संबंध फलन नहीं है। सीधा लिख दो, फलन नहीं है, फलन नहीं है। यहाँ पर ए का संबंध एक्स के साथ है और ए का संबंध वाई के साथ भी है, तो दो जब संबंध होंगे तो ये भी फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं है। यहाँ पर ए का संबंध एक्स, बी का संबंध वाई, बी का संबंध भी एक्स के साथ और सी का संबंध वाई और जेड डी का संबंध जेड के साथ है, तो यहाँ पर ये फलन है, ये फलन है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एरो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्स का संबंध ए के साथ, वाई का संबंध बी के साथ, जेड का संबंध सी के साथ, इधर छूट रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी फलन है। एक तो डायग्राम से हम जान सकते हैं, एक दूसरी विधि है या दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई संबंध दिए जाएंगे और उनको हमें बताना पड़ेगा ये संबंध होंगे कि नहीं होंगे। जैसे कोई रिलेशन दिया गया पहले से, एक्स का संबंध ए के साथ है, एक्स ए और बी इस प्रकार हैं सेट कि एक्स वाई जेड है और बी ए बी सी, चाहो तो डी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का संबंध ए के साथ है, वाई का संबंध बी के साथ है, जेड का संबंध सी के साथ है और अगला एक्स का संबंध डी के साथ है, मान लिया हमने। ठीक है, एक ये जो दिया गया ये पहला फंक्शन दिया गया, इसको f1 मान लो, इसको f2 मानेंगे अगर कोई, तो x का संबंध जैसे a के साथ है और x का संबंध
y का संबंध b के साथ है, x का संबंध c के साथ है, तो यहाँ पर अगला देखेंगे F3, x का संबंध a के साथ है, y का संबंध भी a के साथ है, z का संबंध c के साथ है। देखेंगे यहाँ पर x का संबंध, अगर इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखें, x y z और इसमें a b c d, x का संबंध अगर a के साथ है चलो ठीक है, y का संबंध b के साथ है चलो ठीक है, इसके बाद z का संबंध c के साथ है तब भी फलन होगा, लेकिन यहाँ पर x का संबंध d के साथ भी दिखाया गया, तो डबल एरो अगर जाते हैं तो फलन नहीं है, फलन नहीं है। ओके, यहाँ पर x का संबंध a के साथ है, x y z a b c d, x का संबंध a के साथ, y का संबंध b के साथ और z का x का संबंध फिर से c के साथ अगर है तो फलन नहीं है, फलन नहीं है। अगला देखेंगे, जैसे x का संबंध a के साथ है, y का संबंध भी a के साथ है, कोई दिक्कत नहीं, x y z a b c, यहाँ पर x का संबंध a के साथ, y का संबंध भी a के साथ और z का संबंध c के साथ अगर है तो ये फलन है। इस तरीके से हम फलन निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, ये पूछा जा सकता है प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रांत और सह प्रांत परिसर भी हम देखेंगे। तो पहले प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। जैसे कोई डायग्राम दिया गया, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, हम कुछ भी मान सकते हैं। एक्स का संबंध ए के साथ है, वाई का संबंध बी के साथ है, जेड का संबंध सी के साथ है। तो यहाँ पर एक्स का जो प्रतिबिंब होगा, एक्स का प्रतिबिंब अगर बात करें तो ए होगा। क्या होगा? क्योंकि एक्स का संबंध ए के साथ दिया गया। इसको हम फंक्शन के रूप में ये भी दिखा सकते हैं कि एफ एक्स का मान कितना होगा, ए होगा। एफ एक्स का मान कितना होगा, ए होगा। इसीलिए एक्स का प्रतिबिंब क्या होगा, ए होगा। अगर पूछा जाए ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, पूर्व प्रतिबिंब क्या है, पूर्व प्रतिबिंब क्या है, तो ए का पूर्व प्रतिबिंब होगा एक्स। तो ये छोटा सा क्वेश्चन, जैसे वाई का प्रतिबिंब क्या है तो बी है, तो बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, वाई होगा। ओके, यहाँ से प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब निकालना बहुत ही आसान है। इसके बाद चलेंगे, कोई डायग्राम दिया जाएगा, आरेख दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये फलन है कि नहीं फलन है। ठीक है, तो जैसे कोई आकृति दी गई हमें, ये आकृति दी गई, कुछ आकृतियाँ हम देखते हैं, ये रेखा दी गई, ये परवलय दिया गया, ये दीर्घवृत्त दिया गया। ठीक है, हमें दीर्घवृत्त और इनसे कोई मतलब नहीं फिलहाल, लेकिन फिर भी हम देखते हैं किस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं इसका। ये कोई रेखा दी गई है इसे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक सिंपल सा मेथड है, यहाँ पर एक्स वाई के समांतर एक रेखा खींची जाएगी। क्या खींची जाएगी? वाई के समांतर एक रेखा हम सभी में खींचेंगे। वाई के समांतर एक रेखा खींचेंगे, चाहे हम इधर खींच लें चाहे हम इधर खींचें। तो ये खींचने के बाद में अगर ये रेखा एक पॉइंट पर काट रही है, एक पॉइंट पर काटे तो ये फलन है अथवा नहीं, क्योंकि एक्स का एक सिंगल मान मिलना चाहिए, एक्स का संबंध दो के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट पर अगर कट गया, एक से ज़्यादा पॉइंट पर अगर कट गया तो ये फलन नहीं है, फलन नहीं होगा, क्योंकि एक्स के दो मान मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा तो ये फलन है, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा तो ये फलन है, यहाँ पर दो पॉइंट मिल गए तो फलन नहीं है, यहाँ पर भी दो पॉइंट मिल गए, भाई इधर खींच लें चाहे हम इधर खींच लें तो दो पॉइंट ही मिलेंगे। किसी एक जगह हम रेखा जो है वाई अक्ष के समांतर खींचेंगे, चाहे एक्स डैश अक्ष पर खींच लो चाहे एक्स अक्ष पर खींच लो, तो यहाँ पर दो पॉइंट मिल गए तो यहाँ पर फलन नहीं है। ये पॉइंट एक पर काटेगा चाहे जहाँ खींच लें तो ये फलन है। ठीक है, ये फलन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इसमें प्रांत और सहप्रांत और परिसर के बारे में भी जानेंगे। ये क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान है। रेखा खींचकर हम जान सकते हैं कितने बिंदु पर ये काटेगा। प्रांत सहप्रांत निकालना बहुत ही आसान है, डायग्राम के माध्यम से फिर से हम निकालेंगे। ये डायग्राम से दिया जा सकता है या हमें ए और बी के मान दिए जा सकते हैं।
ए और बी के मान दिए जा सकते हैं या उनका रिलेशन फंक्शन दिया जा सकता है कि इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ। तो वहाँ से भी हम प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकाल सकते हैं। जैसे x, y, z कोई हमने अब मान लिए इस सेट के, तो ये a, b, c, d, e कुछ भी मान सकते हो। इसका संबंध x का संबंध a के साथ है। सबसे पहले प्रांत और सहप्रांत निकालने के लिए हमें ये क्लियर करना होगा कि ये फलन है कि नहीं है। भाई फलन नहीं होगा तो हम सहप्रांत कैसे निकालेंगे? पहले तो फलन होना चाहिए। फलन के लिए नियम हमने बता दिया कि एक एरो निकलना चाहिए x का x का ए सेट से निकलना चाहिए और बी सेट पर सिंगल एक ही यहाँ से एरो निकलना चाहिए, डबल एरो नहीं निकलना चाहिए और ए सेट में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये फलन होना चाहिए, तो फलन के लिए हमने ये बना दिया। इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कहेंगे प्रांत निकालो। प्रांत को डोमेन बोलते हैं, हिंदी में भी आ जाता है डोमेन। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख के आ सकता है। तो डोमेन जो होता है वो यह ए के सभी अवयव होते हैं, x, y, z। ठीक है, और इसके बाद सहप्रांत जो इमेज बनती है हमारी, इमेज को मिलाने के बाद में जितने भी अवयव छूटते हैं सभी को मिलाकर जो अवयव होते हैं ए, बी, सी, डी, यानी कि मोटे तौर पर कह सकते हैं कि बी के सेट बी के जितने भी अवयव होते हैं ये सभी जो है क्या होंगे? सहप्रांत होंगे। इसके बाद परिसर की बात करें तो परिसर जो है हमारा जहाँ इमेज बनती है, जैसे ए और बी केवल कुछ अवयवों की इमेज है, तो ए, बी इसकी जो है इमेज होगी, अतः ये परिसर ए और बी होंगे। ठीक है, इसको अगर हम जेड को इसके साथ मिला दें और तो ये जो सी हमारा परिसर में गिना जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आगे फिर से मिलेंगे।